मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हमने अपने सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था। दो टॉपिक हैं इसी यूनिट के अंदर जो आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट की थी हमने। पहला था फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन और दूसरा है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये हमने दो टॉपिक स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास के अंदर। और जो हमारा पहला टॉपिक का पहला पॉइंट था यानी कि नीड ऑफ सर्कुलेशन, हमने कल स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने देखा कि सर्कुलेशन की ज़रूरत क्यों है हमारी बॉडी को। और उसके बाद हमने टाइप ऑफ सर्कुलेशन देखा। टाइप में हमें दो टाइप के सर्कुलेशन देखने को मिले जो हमारे अंदर परिसंचरण चलता है। एक इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन, एक एक्स्ट्रा सेलुलर कोशिका से बाहर। एक तो कोशिका के अंदर और एक कोशिका से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन की बात की हमने। और उसके बाद हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की थोड़ी स्टडी की थी कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो ब्लड वेस्कुलर के बाद हमने फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की, परिसंचरण तंत्र। और उसमें हमें पता चला कि दो फ्लूइड है हमारे अंदर, जो वर्टिब्रेट्स के अंदर, जो कशेरुकी जीव उनके अंदर दो टाइप के फ्लूइड, दो प्रकार के द्रव्य हैं। एक ब्लड यानी रुधिर और दूसरा लिम्फ, राइट। तो ये चीज़ें हमें पता लगी थी कि ब्लड और लिम्फ के बारे में हमें लास्ट में पता चला कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से और लिम्फेटिक सिस्टम से मिलकर बनता था हमारा परिसंचरण तंत्र। जब आपकी सारी की सारी जो रुधिर की वाहिकाएं हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और जो लिम्फेटिक सिस्टम है, वो दोनों मिला के क्या बना रहे थे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसमें दो चीज़ें आ रही थी, ब्लड और लिम्फ। तो आज हम डिटेल में बात करते हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक के अंदर। तो पिछला जो आपका था उसे पहले रिवाइज़ करें, फिर इसको आगे आप कनेक्ट करें। और हमने ये बात भी की थी कि जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम था वो ओपन और क्लोज दो टाइप का होता है। हमने बात की थी जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि जो हमारा ये जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है वो दो प्रकार का है, एक बंद और खुले प्रकार का। बंद मतलब जहाँ पर जो आपके ऑर्गन्स हैं, जो आपके अंग हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते रुधिर के, इस बात को आप याद रखें। और जो ओपन टाइप का था उसमें था कि आपके जो ऑर्गन है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं रुधिर के, यानी कि आप ये कह सकते हो उनके डूबे हुए उनके अंदर। ठीक, ये बातें आगे भी डिस्कस करेंगे। चलिए आज का हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा स्टार्ट करते हैं ब्लड। ब्लड क्या कहते हैं, ब्लड क्या है, क्या चीज़ है? अ कनेक्टिव टिश्यू, एक संयोजी ऊतक है। बिकॉज इट हैज़ इंटरसेलुलर मटेरियल और मैट्रिक्स बिटवीन इट्स सेल। वो कहता है ब्लड क्या चीज़ है? ब्लड एक्चुअल में एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक, जोड़ने वाला एक ऊतक है जो चीज़ों को जोड़ रहा है। क्योंकि बिकॉज, तो ब्लड कह रहा है कोई एक कनेक्टिव संयोजी ऊतक है। क्यों कह रहे हैं इसको हम संयोजी तो ऊतक? बिकॉज इट हैज़ इंटरसेलुलर मटेरियल, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है? इंटरसेलुलर मटेरियल मिल रहा है और मैट्रिक्स बिटवीन इट्स सेल, मतलब इसकी सेल्स के अंदर आपको क्या मिल रहा है? मटेरियल और मैट्रिक्स मिल रहा है। वो भी कैसा मिल रहा है? इंटरसेलुलर। प्रत्येक सेल के अंदर अपना अपना मटेरियल भरा हुआ है। सर्टेन सेल्स, एग्जाम्पल दिया उसने, ल्यूकोसाइट सेल्स ऑफ द ब्लड कीप पासिंग बैक onward forth between the connective tissue proper and blood through the wall of the capillary। वो कहता है सर्टेन सेल ऑफ द ब्लड, ब्लड के अंदर जो रुधिर के अंदर हमें कुछ कोशिकाएं ऐसी भी हैं जैसे कि ल्यूकोइड सेल्स, कीप पासिंग, वो लगातार क्या कर रही हैं? पास कर रही हैं बैक ऑनवर्ड फोर्थ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड ब्लड थ्रू द वॉल ऑफ द कैपिलरीज। हाउएवर ब्लड life fuse from the connective tissue in that is matrix fluid। तो वो कहता है कि जो however जो जबकि जो ब्लड है, ब्लड डिफ़र फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू। कहता है जबकि अगर हम बात करें, जैसे हमने ऊपर बात की कि जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू है, उसे संज्ञा दे रहा है, लेकिन थोड़ी सी बातों में वो उससे अलग भी है कि हाउएवर ब्लड, जबकि जो ब्लड है वो डिफ़र फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू, डिफर है DIFFER, मतलब वो भिन्न है किससे? फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू इन इन दैट मैट्रिक्स फ्लूइड, इन दैट इट्स मैट्रिक। यानी जो ये जो आप कह रहे हो कि जो ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन कुछ बातों में वो कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक से भिन्न है। भिन्न क्यों है? इन दैट इज इट्स मैट्रिक्स, अपने मैट्रिक्स फ्लूइड की वजह से। उसमें कुछ क्या कहता है? डज नॉट कंटेन फाइबर्स नॉट सिक्रेटेड बाय द सेल, और
सेल्स आर फ्री। वो कहता है पहली बात, इसके अंदर जो मैट्रिक्स फ्लूइड है उसमें कुछ भिन्नता, और उस वजह से इसे हम कनेक्टिव टिश्यू से थोड़ा भिन्न मानते हैं, क्योंकि डज नॉट कंटेन फाइबर, क्योंकि आपको इस ब्लड के अंदर ना तो कोई कनेक्ट फाइबर्स मिलेंगे, ना ही इसे नॉट सिक्रीट बाय द सेल, और ना ही इसे किसी सेल के द्वारा सिक्रीट किया गया है जो रुधिर है आपका। और सेल्स आर फ्री, और जो उसके अंदर आपको कोशिकाएं मिलेंगी वो कैसी हैं, सारी की सारी फ्री फॉर्म में है। बात क्लियर आ गई? तो क्या कहा कि जो आपका ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है, या है कनेक्टिव टिश्यू की तरह लगता है। क्यों? इट हैज़ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स और मटेरियल, क्योंकि इसके अंदर आपको इंटरसेलुलर मटेरियल और मैट्रिक्स मिलता है। कहाँ मिलता है? बिटवीन इट्स सेल्स, सेल्स के बीच में क्या मिलता है आपको, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं पड़ी हुई हैं और उन कोशिकाओं के बीच बीच में आपको क्या मिल रहा है? मटेरियल और मैट्रिक्स मिल रहा है। सर्टेन सेल ऑफ द ब्लड, जैसे कि ल्यूकोसाइट सेल्स, कीप पासिंग बैक फोर्थ बिटवीन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड ब्लड थ्रू दी वॉल ऑफ द कैपिलरीज। वो कहता है कि बहुत सारी जो ल्यूकोसाइट सेल्स है वो पासिंग जाती हैं बैक फोर्थ बिटवीन, मतलब वो कि ऑनवर्ड, मतलब आगे डायरेक्शन में जा रही है, मतलब वो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर से एंड जो ब्लड है थ्रू दी वॉल ऑफ द कैपिलरीज, वो मतलब उन्हें क्रॉस करने की उनके अंदर कैपेसिटी है। ठीक है, बात क्लियर होगी? आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है, जो मतलब सेल से बाहर, कोशिका से के बाहर जो द्रव्य भरा हुआ है, मतलब कहने का मतलब कि जो पाइप है, पाइप के अंदर ब्लड बह रहा है और ब्लड के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो उन कोशिकाओं से बाहर जो वो जो द्रव्य है वो क्या चीज़ है? कहता है फ्लूइड फाउंड आउटसाइड द सेल इन एन एनिमल बॉडी आर कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि ECF। वो कहता है वो वाला द्रव्य, वो वाला फ्लूइड जो कहाँ मिल रहा है? आउटसाइड द सेल से। अब आपको पता है सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। अब वो कहते हैं सेल के बाहर जो आपको एनिमल बॉडी में, इन एन एनिमल बॉडी, एनिमल की बॉडी में जो आपको फ्लूइड मिल रहा है, उस फ्लूइड को हम क्या बोल रहे हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या बोल रहे हैं उसको? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और इसमें क्या क्या होता है? इंक्लूड दी इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। इसमें हम इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड को काउंट करते हैं। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड का मतलब क्या हुआ? जो आपकी उन वेन के अंदर, वेन्स के अंदर जो बह रहा है। फाउंड इन ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल्स, और ये हमें कहाँ मिलता है? रुधिर वाहिकाओं के अंदर और जो हमारी लिम्फ वाहिकाएं हैं उनके अंदर। और उसका नाम क्या है? फ्लूइड का नाम क्या है? प्लाज्मा। इसे याद रखना, क्या बोलते हैं इसको हम? इस फ्लूइड का नाम क्या है? प्लाज्मा। क्या बोल रहा है? जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो कौन सा फ्लूइड है? जो हमें सेल्स के बाहर मिलता है, मतलब एनिमल बॉडी के अंदर कोशिका के अलावा जो द्रव्य हमें मिल रहा है उसे हम फ्लूइड बोल रहे हैं। और एक्चुअल में वो क्या कहला रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब सेल के अलावा जो फ्लूइड हमें पास अवेलेबल है उसे कह रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और इंक्लूड दी इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, और इसके अंदर हम किसे काउंट करेंगे? इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड को। किसे काउंट करेंगे? इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। और हमें ये कहाँ मिल रहा है? ब्लड वेसल्स के अंदर और लिम्फ वेसल्स के अंदर। कहाँ मिल रहा है? ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल के अंदर, जिसे हम एक्चुअल में क्या नाम दे रहे हैं? प्लाज्मा। इतनी बात क्लियर होगी? आगे चलते हैं। इंटरस्टिशियल और टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर स्पेसिस। वो कहता है ये जो इंटरस्टिशियल और टिश्यू फ्लूइड है, क्या बोल रहा है वो? ये जो इंटरस्टिशियल और टिश्यू फ्लूइड है ये कहाँ उपस्थित होता है? इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर, मतलब कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस है उनके अंदर ये भरा हुआ होता है। राइट? एवरेज एडल्ट ह्यूमन, वो कहता है अगर आप एक एवरेज निकालो, ऑन एवरेज जो वयस्क है, बीइंग हैज़ अबाउट 6.8 लीटर ऑफ द ब्लड। एक अगर औसतन आप बात करें तो एक वयस्क मनुष्य के अंदर लगभग लगभग 6.8 लीटर, यानी कि 6.8 लीटर ब्लड मिलता है हमें। फॉर्म 6 to 10% ऑफ द बॉडी वेट एंड सम 30 to 35% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। वो कहता है ये जो 6.8 ब्लड है ये लगभग लगभग हमारी बॉडी वेट का 6 से 10% होता है, भाग होता है। मतलब जितना आपके शरीर का भार है, वेट है, वजन है, उसका 6 से 10% की हिस्सेदारी इसकी है। और इसके अलावा 30 से 35% इसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मतलब टोटल आप जो बात कर रहे हो, जो आपका 6.8 जो लीटर ब्लड है उसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो कितना है? 30 से 35%। बात क्लियर होगी? अब चलते हैं इसके हम थोड़े फिजिकल करैक्टर के बारे में पढ़ लें, हमारे ब्लड के जो फिजिकल फीचर्स क्या क्या है ना। कहता है ब्लड इज ओपेक, स्टिकी, स्लाइटली हैवियर देन वाटर, बल्क फॉर बल्क। वो कहता है जो हमारा रुधिर है वो कैसा? ओपेक। ओपेक मतलब अपारदर्शी। आप ब्लड को, ब्लड अगर ब्लड है तो ब्लड के आर पार नहीं देख सकते। दूसरी बात, ये चिपचिपा है। स्लाइटली हैवियर देन वाटर, और ये जल की अपेक्षा ज़्यादा वजनी है, ज़्यादा वजन है इसका। बल्क फॉर बल्क, जैसे आप जितना लेते जाएंगे, मतलब 1 लीटर 2 लीटर, जैसे जैसे आप इसे ज़्यादा इसकी काउंटिंग बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसका वेट बढ़ता जाएगा। ब्लड हैज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ
1.06 और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक विशेष गुरुत्वाकर्षी इसका गुण है वो है 1.06। दूसरी, ब्लड विस्कोसिटी 2.5 टाइम दैट ऑफ वाटर, वाटर की तुलना में ये इसके अंदर 2.5 गुना विस्कोसिटी है, राइट। दूसरा, ब्लड हैज़ अ साल्टिश टेस्ट, और इसका कैसा है, नमकीन सा इसका जो है वो टेस्ट है, एंड अ माइल्ड एल्कलाइन रिएक्शन। और दूसरी बात ये कैसा है, थोड़ा सा माइल्ड, मतलब बहुत हल्का सा, ये कैसा है, माइल्ड एल्कलाइन, यानी आपको पता है हमारी पीएच 7 पे न्यूट्रल हो जाती है, लेकिन इसकी पीएच हमारा रुधिर है उसकी पीएच कितनी है, 7.5, यानी क्षारीय है ये, राइट, एल्कलाइन रिएक्शन देता है ये। दूसरा, इसका जो परासरण दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इज़ अबाउट 7 to 6 एटमॉस्फेयर, मतलब इसमें जो हमारे ब्लड में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना है, अगर आप टेम्परेचर ले रहे हो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी 98.8 फ़ारेनहाइट पर, ये हमारे, आपको पता है 37 डिग्री क्या, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, उस पर ये 7 से 6 इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। दूसरा, ब्लड इज़ ब्राइट रेड, बहुत चमकीला सा रेड कलर का होता है जब कब वो ऑक्सीनेटेड हो, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की अगर पर्याप्त मात्रा है तब वो ब्राइट रेड होगा। और पर्पल कलर का हो जाएगा जब वो डीऑक्सीनेटेड होगा। पर्पल कलर का कब हो जाएगा हमारा ब्लड, जब वो डीऑक्सीनेटेड होगा, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बहुत कम रह जाए। जैसे आपने देखा होगा हमारी जो आपको हाथ पैर के ऊपर जो आपकी नसें दिखती है वो थोड़ी नीली नीली से दिखती हैं, वो पर्पल कलर है, क्यों, क्योंकि वो अभी जो हमारी जितनी भी सेल्स हैं उनसे कलेक्ट कर रही हैं ब्लड को, तो उसमें जो ऑक्सीजन की जो टोटल जो उसमें जो टोटल मात्रा है वो क्या कम होगी, तो वो कैसा होगा, ब्लड कैसा होगा, वो डीऑक्सीनेटेड। ब्लड इज कलरलेस इन दी ब्रैंकियोस्टोमा। आगे आइस फिश, नेक्स्ट क्वेनोसिफेलस, लेप्टोसिफेलस और लार्वी ऑफ द ईल। लार्वी ऑफ ईल, जो ईल का जो लार्वा होता है उसके अंदर, लेप्टोसिफेलस के अंदर और क्वेनोसिफेलस के अंदर, आइस फिश के अंदर और ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर जो ब्लड है वो कैसा है, कलरलेस, उसका कोई भी रंग नहीं होता। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए आगे चलते हैं, ये हमने फिजिकल बातें देख ली। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम हमारा है बी पॉइंट, कहता है, अब हम आयतन की बात कर लें ब्लड में, कहता है आ 70 kg मैन, अगर आप एक ऑल अराउंड अगर आप 70 kg के इंसान को लेते हो तो हैज़ 5 to 6 लीटर ऑफ द ब्लड इन हिज सर्कुलेशन, तो उसके सर्कुलेशन के अंदर, उसके परिसंचरण के अंदर, ये जो ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है, इस सर्कुलेशन के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड आपको मिलेगा। एट एनी गिवन टाइम इफ़ ब्लड वॉल्यूम इज़ 5 लीटर, अबाउट 1 लीटर ऑफ हिज ब्लड विल बी इन द लंग्स। वो कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर समय पर अगर आप काउंट करें तो ब्लड का लगभग 5 लीटर जो वॉल्यूम होता है उसमें से 1 लीटर जो है वो कहाँ मिलेगा आपको, विल बी इन द लंग्स। जैसे आपने कहा कि टोटल जो उसकी पूरी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आप 70 kg के इंसान को ले रहे हैं तो उसमें आपको 5 से 6 लीटर ब्लड मिल सकता है उसके सर्कुलेशन में, राइट। जिसमें से जो वॉल्यूम है, ठीक है, 5 लीटर जो है अगर आप ले रहे हो एट अ गिवन टाइम, है ना, अगर उसकी बॉडी के अंदर 5 लीटर, आप मान लो एक निश्चित समय पर 5 लीटर ब्लड है उसकी बॉडी के अंदर, तो उसमें से 1 लीटर ब्लड उस वक्त उसका कहाँ होगा, एक टाइम पर लंग्स के अंदर। 3 लीटर कहाँ होगा, द वेन ऑफ द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, उसकी वेन्स के अंदर, शिराओं के अंदर जो उसका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है उन वेन्स के अंदर मिलेगा। और बाकी जो रिमेनिंग बचा 1 लीटर विल बी इन द हार्ट एंड सिस्टमेटिक आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरी, और इसके अलावा उसके हृदय में, उसके सिस्टमेटिक आर्टरीज़ के अंदर और आर्ट्रियोल्स के अंदर और कैपिलरीज़ के अंदर, जितनी भी धमनी है, वाहिकाएं हैं, है ना, उनके अंदर, कैपिलरीज़ के अंदर, नलिकाओं के अंदर आपको ब्लड मिलेगा। क्या बोल रहा है कि एक 70 kg इंसान के अंदर आपको 5 से 6 लीटर ब्लड मिलेगा पूरे सर्कुलेशन के अंदर, और एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अगर आप किसी के अंदर 5 लीटर ब्लड है तो उसका 1 लीटर तो उसके लंग्स में यूज़ हो रहा होगा, 3 लीटर उसकी वेन्स के अंदर आपको मिल जाएगा जो उसकी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में लगे हुए हैं, और रिमेनिंग जो बचा हुआ 1 लीटर बचा हुआ उसके लगभग हार्ट के अंदर, उसकी सिस्टमेटिक आर्टरीज़ के अंदर, आर्टियोल के अंदर और कैपिलरी के अंदर आपको मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। कहता है ब्लड फॉर्म अबाउट 1/12 ऑफ द बॉडी वेट, तो वो कहता है कि जो आपका ब्लड है वो क्या कर रहा है, 1/12 मतलब 1/12वां हिस्सा है आपके टोटल बॉडी वेट का, यानी कि 8% है आपकी, मतलब आपकी बॉडी का जितना वेट है उसका 8% हिस्सेदारी किसकी है, ब्लड की है। रिडक्शन इन द ब्लड वॉल्यूम कॉज दी फॉल इन द बीपी, अगर ब्लड के आयतन में, ब्लड वॉल्यूम में कमी होती जा रही है, इट मीन्स आपके जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, वो धीरे धीरे गिरता जाएगा, कम होता जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी, समझ आ गई बात। क्या बोल रहा है कि जो ब्लड है, अगर ब्लड के वॉल्यूम में, ब्लड के आयतन में
कमी आ रही है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब कमी हो रही है, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे गिरता जाएगा, कम होता जाएगा, राइट। अब बात करते हैं ब्लड की कंपोजिशन की, कि उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से याद कर लें। कहता है ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ वाटरी फ्लूइड, ब्लड के अंदर कंसिस्ट ऑफ, CONSIST, कंसिस्ट ऑफ मतलब ब्लड के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहली बड़ी बात, अ वाटरी फ्लूइड, एक वाटरी फ्लूइड है, मतलब जल की तरह एक फ्लूइड है वो, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। अभी हमने पीछे भी पढ़ा क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मा। कंटेनिंग सर्टेन फ्लोटिंग बॉडीज, जिसके अंदर कंटेनिंग मतलब रखना, सर्टेन एक निश्चित क्या मिलती है आपको, फ्लोटिंग बॉडीज, मतलब तैरने वाली एक कुछ उसके अंदर सामान मिलता है, बॉडीज मिलती हैं, और उसको हम क्या देते हैं नाम, टर्म्ड, यानी उसको हम नामकरण क्या दे रहे हैं, TERMED, टर्म्ड हैज़ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं उसको, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं जो बने हैं, बाद में बने हैं, है ना। तो फॉर्म एलिमेंट इंक्लूड दी ब्लड सेल्स, कॉर्पसल्स और ब्लड पैटलेट्स। वो कहता है कि ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपको किन किन को सम्मिलित करोगे, इंक्लूडेड किस किस को आप सम्मिलित करोगे, ब्लड सेल्स को, उसके अलावा ब्लड सेल्स को, कॉर्पसल्स को, रुधिर कणिकाएँ हैं जो, और ब्लड प्लेटलेट्स को किन के अंदर काउंट करोगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। उसने क्या बोला कि जो आपका ब्लड है उसके अंदर आपको एक वाटरी फ्लूइड मिलता है जिसे आप प्लाज्मा कहते हो, और उस प्लाज्मा के अंदर कुछ फ्लोटिंग बॉडीज, तैरने वाली चीज़ें मिलती हैं, और उनका नाम है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आती है, ब्लड सेल्स, कॉर्पसल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। कहता है ब्लड कॉर्पसल्स आर ऑफ टू टाइप, और जो ये आपकी ब्लड कॉर्पसल्स है दो टाइप की हैं, एक तो होती है RBC, दूसरी होती है WBC। RBC यानी कि रेड कॉर्पसल्स, और इसको कहते हैं इरिथ्रियोसाइट्स, और वाइट WBC को कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये होती है लाल रुधिर कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिकाएं। रेड कॉर्पसल्स को हम इरिथ्रियोसाइट्स भी कहते हैं, और WBC को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रियोसाइट, और उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। इतनी बात समझ आ गई। कहता है प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट्स फॉर्म अबाउट 55% टू एंड 45% ऑफ द वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। वो कहता है जो प्लाज्मा है, जो टोटल आपकी ब्लड है, उसमें जो प्लाज्मा की हिस्सेदारी है वो 55% है, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स की जो हिस्सेदारी है वो 45% है। बात समझ आ गई कि प्लाज्मा की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 55%, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स की कितनी है, मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन आ गए, आपकी ब्लड सेल्स, कॉर्पसल्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ये सारे मिलके टोटल जो हमारा ब्लड है उसकी 45% हिस्सेदारी फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, और जो प्लाज्मा की हिस्सेदारी है वो 55% है। इतनी बात समझ आ गई, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू, कि क्या क्या कंपोजिशन है हमारे वैस्कुलर टिश्यू की। तो वैस्कुलर टिश्यू में दो चीज़ें आ रही हैं, पहला है ब्लड, दूसरा है लिम्फ। वैस्कुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वेसल्स हैं, तो इसलिए इसको वैस्कुलर टिश्यू कह रहे हैं। और टिश्यू का मतलब, अब आपको पता है ब्लड पूरी बॉडी को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है ना, फूड्स को यहाँ से वहाँ ले जा रहा है, गैसेस को यहाँ से यहाँ ले जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स को यहाँ से वहाँ ले जा रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर रहा है, तो वो कनेक्ट कर रहा है पूरी बॉडी को, एक सेल को दूसरी सेल के साथ, एक टिश्यू को दूसरी टिश्यू के साथ, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ। तो इसलिए इसका नाम पड़ा टिश्यू। मतलब हैज़ा ये कैसा काम कर रहा है, टिश्यू का काम ही क्या होता है, ऊतकों का काम होता है पूरी बॉडी को कनेक्ट करना। तो कहता है कि जो वैस्कुलर टिश्यू है वो दो टाइप के होते हैं बॉडी के अंदर, पहला है ब्लड, दूसरा है लिम्फ। पहला है ब्लड, दूसरा है लिम्फ, राइट। लिम्फ दो टाइप का है, प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स। लिम्फ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स। क्लियर होगी बात। तो कहता है जो ब्लड है उसमें आपको दो चीज़ें मिल रही हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या मिल रहा है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा को हम आगे तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वाटर, क्रिस्टेलॉइड्स और कोलाइड्स। याद रखना इस बात को, प्लाज्मा को आप आगे तीन। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन हो गए, कॉर्पसल्स, प्लेटलेट्स। अब हम इनको पहले इसको डिस्कस बाद में करते हैं, पहले देख लेते हैं कि प्लाज्मा के आगे कितने पार्ट है। प्लाज्मा में किस किस को काउंट करोगे आप, पानी को, जो वाटर भरा हुआ ब्लड के अंदर, उसके अलावा क्रिस्टेलॉइड्स को, और उसके बाद कोलाइड्स को। ये तीन चीज़ें होती हैं, वाटर, क्रिस्टेलॉइड्स और कोलाइड्स। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, फॉर्म्ड जो बने हैं, ठीक है, उसमें तीन चीज़ें आती हैं, कॉर्पसल्स और प्लेटलेट्स। क्या चीज़ें आती हैं, कॉर्पसल और प्लेटलेट्स। कॉर्पसल में तीन चीज़ें आती हैं, इरिथ्रोसाइट यानी RBC, ल्यूकोसाइट यानी WBC, और थ्रोम्बोसाइट्स। जो ल्यूकोसाइट्स है उसे आगे आप फिर से फर्दर तीन पार्टों में डिवाइड कर सकते हो ल्यूकोसाइट्स को, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट है वो फर्दर उनके तीन पार्ट है, बेसोफिल्स, इयोसाइनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये आपको याद होनी चाहिए, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ल्यूकोसाइट्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए का मतलब होता है एब्सेंट। एक तो है ग्रेनुलोसाइट और एक है ए ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट सेल्स हैं उनके अंदर तीन प्रकार है, बेसोफिल टाइप, इयोसाइनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और जो ए ग्रेनुलोसाइट है वो भी दो टाइप की हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और
लिम्फोसाइट। इतनी बात क्लियर होगी। अब हम फिर से इसका हम जनरल एक डायग्राम देख लें, फ्लो चार्ट में हम इसे समझ लेते हैं। कहते हैं जो ब्लड है, ये ब्लड है, आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ, ब्लड। कहते हैं ब्लड की अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वो स्टडी क्या कहलाती है, हीमेटोलॉजी। ब्लड की स्टडी क्या कहलाती है, हीमेटोलॉजी। याद रखना, जब आप ब्लड का अध्ययन करते हो तो उसे साइंस की ब्रांच क्या नाम है उसका, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर आपको तीन जो प्लेट वो मिल रही हैं, सेल्स मिल रही हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनका लाइफ स्पेन, इनका कितना जीवन काल है, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, है ना। जो आरबीसी की जो लाइफ साइकिल है इज़ 120 डेज, और डब्ल्यूबीसी की 10 to 13 डेज, और प्लेटलेट्स की 9 to 10 डेज। मतलब कि जो आरबीसी है उसका 120 दिन होते हैं, तो एक महीने में 30 है, तो यानी कि हमारे पास लगभग 3 महीने एक आरबीसी की लाइफ साइकिल होता है, जीवन काल होता है। डब्ल्यूबीसी का सिर्फ 10 से 13 दिन, और प्लेटलेट का सबसे कम 9 से 10 दिन ही होता है, राइट। उसके अलावा इस ब्लड के अंदर आपको क्या मिल रहा है, मॉलिक्यूल कनेक्टिव टिश्यू रेड कलर ड्यू टू द आरबीसी व्हेन ऑक्सीजन अटैच टू द हीमोग्लोबिन। कहते हैं ये जो ब्लड है, ये ब्लड कैसा है, एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, एक मॉलिक्यूल कनेक्टिव टिश्यू। और ये इसका रंग लाल क्यों होता है, ड्यू टू दी आरबीसी। ब्लड के अंदर आरबीसी होती है तब उसका कलर रेड होता है, और वो भी कब, जब ऑक्सीजन उसके साथ अटैच हो। किसके साथ अटैच हो, अब हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होती है, आरबीसी के अंदर। तो हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन अटैच होगी तब आरबीसी कलर रेड होगा, और उस रेड कलर की वजह से आपका पूरा का पूरा ब्लड जो है वो आपको रेड कलर का दिखाई देगा। इतनी बात कलर होगी। उसके अलावा ब्लड के अंदर आपको डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स मिलते हैं। ए ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, फिर बी होता है, और ओ जो यूनिवर्सल डोनर है। तो ये चीज़ें यहीं कहीं याद हो जाए कि जो ओ ए बी है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, वो कोई भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है। जिस भी ह्यूमन बीइंग का अगर ए बी ब्लड ग्रुप है, वो किसी भी ब्लड ग्रुप को, वो ए को भी एक्सेप्ट कर सकता है, बी को भी कर सकता है, ओ को भी कर सकता है, और ए बी को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के आपको ब्लड ग्रुप हमें पता ही है होते हैं। अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स की। कहता है ब्लड के अंदर आपको 2 चीज़ें मिल रही हैं, पहला है प्लाज्मा, दूसरा है सेलुलर एलिमेंट्स, जिसे आप फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हो, यानी सेलुलर एलिमेंट्स। जो प्लाज्मा है ये क्या है, फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड इन विच सेलुलर एलिमेंट्स आर सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मतलब डूबे होना। कहता प्लाज्मा एक क्या, एक फ्लूइड है, द्रव्य पदार्थ है, जिसके अंदर ब्लड की बाकी चीज़ें, यानी कि जो सेलुलर एलिमेंट्स है, यानी कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है जो हमने पीछे पढ़े, वो सारे के सारे डूबे हुए होते हैं, उसके अंदर मिले हुए होते हैं, मिक्स होते हैं। अब सेलुलर एलिमेंट की बात कर लिए, 3 टाइप के हैं, 3 टाइप्स के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी है वो कैसे होती है, ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड मतलब विदाउट न्यूक्लियस। ई का मतलब जब ई जोड़ा हुआ, ई न्यूक्लिएटेड, बिना केंद्र के। याद रखना हमारे पूरे शरीर के अंदर, ये आपसे जनरल क्वेश्चन है, ये जीके क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो जो आरबीसी सेल होती है उसमें खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, और ना ही कोई कोशिकांग होते हैं, कोई भी इसके अंदर, ना तो आपको उसके अंदर न्यूक्लियस मिलेगा, ना ही इसके अंदर कोई भी आपको सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी कोशिकांग होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। बात समझ आ रही है बात, क्यों नहीं होते। आरबीसी जब आरबीसी की फॉर्मेशन हो रही होती है, जब वो इनिशियल स्टेज तब तो होता है, लेकिन जैसे वो अडल्ट बन जाती है, आरबीसी जब मेच्योर हो जाती है, तब उसके अंदर जितनी भी चीज़ होती है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, जितनी भी चीज़ होती है वो सबको बाहर फेंक देता है। क्यों, ताकि राइबोसोम के अंदर, आरबीसी के अंदर बहुत सारी स्पेस बन जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सके। समझ आ गई बात। तो आरबीसी का काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग ऑक्सीजन एंड CO2 बाया हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द साइटोप्लाज्म बिटवीन दी लंग्स एंड टिश्यू। काम क्या आरबीसी का, आरबीसी के मेन जिम्मेदारी किस बात की है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करती है और CO2 को भी कैरी करती है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट। और ये हीमोग्लोबिन कंटेंट कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, आरबीसी की। और ये कहाँ, किन किन के बीच में करती है, लंग से टिश्यू के लिए। मतलब ये जो आरबीसी है ये जो कैरी कर रही है ऑक्सीजन को और CO2 को, किन किन के बीच में, लंग्स और टिश्यू के बीच में। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, ये कलरलेस न्यूक्लिएटेड होती है, इसके अंदर केंद्रक होता है और ये कलरलेस होती है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट दी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। इनका काम क्या है, इनका मेन फंक्शन है जो भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, जो भी आपके शरीर में जीव इन्वेड कर गया, घुस गया है, जो भी परजीवी आपके अंदर घुस गया है, उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। और तीसरी है प्लेटलेट्स, ये कैसे होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड एंड कलरलेस सोर्स ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन इन्वॉल्व इन दी ब्लड क्लॉटिंग। जो प्लेटलेट्स होती हैं ये भी कैसे होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड, इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता, बिना न्यूक्लियस की होती है, कलरलेस होती है। ये देखो यहाँ वर्ड आ रहा है नॉन न्यूक्लिएटेड और यहाँ वर्ड आ रहा है ई न्यूक्लिएटेड। मतलब कि ई न्यूक्लिएटेड का मतलब न्यूक्लियस नहीं है लेकिन पहले था, लेकिन जब वो मेच्योर होंगे तब हट गया। और ये नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब कभी था ही नहीं। एंड कलरलेस, दूसरी बात ये कैसे कलरलेस है, सोर्स ऑफ द थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाने का सोर्स है और इन्वॉल्व इन दी ब्लड क्लॉटिंग। उनका मेन काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना।
जब रुधिर का थक्का बनाना, जब कोई चोट लग जाती है उस टाइम जो थक्का कौन बनाता है? प्लेटलेट्स मिलकर बनाती हैं। तो जो WBC है, अगर WBC का आपकी ब्लड के अंदर हाई कंटेंट हो जाए तब आपको ल्यूकेमिया रोग हो जाता है, और अगर इनका लो कंटेंट हो जाए तब आपको ल्यूकोपीनिया हो जाता है, ल्यूकोपीनिया। और जब कमी हो जाए, हाई कंटेंट हो जाए तो ल्यूकेमिया हो जाता है आपको, ठीक है। और जब कमी हो जाए तो उसे कहते हैं ल्यूकोपीनिया। तो जो कहते हैं WBC है वो दो टाइप की हो सकती है। एक तो है ग्रेनुलोसाइट। WBC दो टाइप की है, यानी कि जो WBC का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। अभी हमने पहले बात की थी, WBC का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट दो टाइप की है, यानी WBC दो टाइप की है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। WBC को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और RBC को क्या बोलते हैं? इरिथ्रियोसाइट्स सेल। तो ये दो टाइप की है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट है वो तीन टाइप की है, अभी बात की हमने, ईओसाइनोफिल्स, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। जो बेसोफिल्स हैं ये लीस्ट एविडेंट, बहुत कम मात्रा में होती हैं, और न्यूट्रोफिल्स ये बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। ए ग्रेनुलोसाइट्स लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दो टाइप की हैं। जो ए ग्रेनुलोसाइट लिम्फोसाइट है वो क्या है? मेन फंक्शनल सेल ऑफ द इम्यून सेल। जो हमारे शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जो उसमें मेन फंक्शन इन्हीं सेल्स का है। लिम्फोसाइट सेल क्या है? मेन फंक्शनल सेल ऑफ द इम्यून सेल्स। जो आपकी प्रतिरोधक जो कोशिका होती है, जो शरीर को प्रतिरोधी, मतलब जो रोगों से जो हमारी प्रोटेक्शन कर रही है, वो सेल का मेन काम का है लिम्फोसाइट का। और मोनोसाइट सेल क्या है? लार्जेस्ट प्रीकर्सर ऑफ सेल ऑफ द मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सिस्टम। ये क्या है? प्रीकर्सर सेल्स है, लार्जेस्ट प्रीकर्सर ऑफ द सेल्स ऑफ मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सिस्टम। प्रीकर्सर सेल्स मतलब होती है जो किसी सेल्स को बना सकती है, किसी सेल को बनाने वाली, है ना। तो जो फैगोसाइटिक सिस्टम होता है ना, फैगोसाइटिक मतलब किसी चीज़ को, किसी जैसे माना कोई सेल की डेथ हो गई है, किसी सेल के अंदर कोई चीज़, किसी कोशिकांग की डेथ हो गई है, उसे ख़त्म करना है, गायब करना है, तो उनको बनाने का काम मोनोसाइट सेल्स का होता है, राइट। ये अपने आप को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, जैसी ज़रूरत है उस टाइप की सेल को ये बना देगी, फिर वो सेल उसको चीज़ को खा जाएगी। इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद हम ब्लड के थोड़े से फंक्शन देख लेते हैं डायग्राम के अंदर ही। तो ये फंक्शन है, पहला फंक्शन है टू डिलीवर द न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यू। सबसे पहला बड़ा काम है कि न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को डिलीवर करना, किसको देना? टिश्यू को। तो मतलब जो ब्लड है आपका वो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की डिलीवरी करता है टिश्यूज़ को, ऊतकों को। टू कलेक्ट एंड डिस्पोज ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। दूसरी बड़ी बात, जो आपकी कोशिकीय अभिक्रिया चल रही हैं, जो आपकी सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म अपचयन अभिक्रियाएं चल रही हैं, उनके उस दौरान जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसको कलेक्ट करना और उसको डिस्पोज करना, ठीक है, शरीर से बाहर निकालने का काम। टू डिलीवर स्पेशलाइज सेल टू टिश्यू फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो आपका बाह्य वातावरण है उससे आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन करना। कैसे? टू डिलीवर दी स्पेशलाइज सेल, एक विशेष प्रकार की, स्पेसिफिक प्रकार की कोशिकाओं को बना के, ठीक। दूसरा है टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ क्लोजिंग गैप इन द ब्लड वेसल्स। इसके अलावा लीकेज को रोकना, किन के बीच में? बाय क्लोजिंग गैप इन द ब्लड वेसल्स, मतलब जितनी जो बिल्कुल बगल बगल से जो पास पास से वेसल जा रही हैं उनमें आपस में लीकेज ना हो, तो इसे रोकने का काम भी किसका है? ब्लड का, राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा इसी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारा ब्लड क्लॉटिंग के, जो हमारे अंदर रुधिर का थक्का कैसे बनता है। अभी हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया, ब्लड की हमने कंपोजिशन पढ़ ली, ब्लड के फंक्शंस हमने देख लिए, मतलब जो हमने प्लाज्मा के बारे में देखा, ब्लड के फिजिकल फीचर्स देखे, और फिर इसका वॉल्यूम देखा, कंपोजिशन, उसके अंदर उसका संगठन क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मिल रही थी, और तो वो सारी चीज़ें हमने देख के अब हम बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग की। किसकी बात कर रहे हैं हम? ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? कहते हैं ब्लड फ्लो फ्रॉम कट और बाउंड बट आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप ऑटोमेटिकली कॉल्ड द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। वो कहता है कि जो हमारा रुधिर है फ्लो वो बहता है कहाँ से? फ्रॉम द कट और बाउंड। अगर आपके यहाँ कोई कट लग गया है बॉडी पर, या कोई आपको जख्म हो गया है, वहाँ से वो क्या करना है? ब्लीड आउट, वो बहना शुरू होता है। बट लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात क्या होता है? इट स्टॉप ऑटोमेटिकली, वो खुद ही अपने आप ही क्या हो जाता है? स्टॉप कर जाता है बहना। और तब उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। हम कहते हैं जैसे आपको लग जाती है कहीं चोट लग गई, कहीं कट गया आपको छुरी से, तो वो आपको ब्लड निकलना शुरू होता है, लेकिन थोड़ी 1-2 मिनट के बाद क्या होता है? वहाँ वो रुक जाता है, ब्लड नहीं निकलता, तो उसे कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग ऑफ रुधिर का थक्का बनना। कहता है ब्लीडिंग का जो एक्चुअल टाइम है वो 1 से 3 मिनट है, मतलब आपको 1 से 3 मिनट लग सकते हैं क्लॉटिंग में। और अगर आपको इससे ज़्यादा लग रहे हैं तो मतलब कोई आपके अंदर कमी है, तो आपको उस चीज़ को दूर करना चाहिए। तो कहता है ब्लीडिंग का जो टाइम है
सॉरी, जो ब्लीडिंग का टाइम मतलब रक्त का जो बहने का टाइम है वो 1 से 3 मिनट तक का होता है, और क्लॉटिंग के उसके बाद 2 से 8 मिनट में आपकी जो क्लॉटिंग यानी कि रुधिर का थक्का बन जाएगा। बात समझ आ रही है? जो ब्लीडिंग का टाइम है वो अगर आपको कट गया है तो वो मतलब 1 से लेकर 3 मिनट तक वहाँ पर रुधिर निकल सकता है, ठीक, एक एवरेज टाइम बताया। और जो क्लॉटिंग है उसे कितना टाइम लग सकता है? 2 से 8 मिनट का। सम टाइम क्लॉट आर फॉर्म्ड इन इंटैक्ट ब्लड वेसल्स और ऑफ टू टाइप्स। तो वो कहता है जो कभी कभी जो ये क्लॉट्स है, ये क्लॉट की स्पेलिंग है CLOTS, क्लॉट मतलब थक्का बनना, आर फॉर्म्ड इन इंटैक्ट ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लॉट्स बन रहे हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला है थ्रोम्बस क्लॉट, दूसरा है एम्बोलस क्लॉट। पहला है थ्रोम्बस क्लॉट, दूसरा है एम्बोलस क्लॉट। क्लॉट मतलब क्या है? थक्का। तो एक टाइप है आपका थ्रोम्बस, दूसरा है इम्बोलस। क्या इसका फ़र्क है दोनों में, नाम क्या फ़र्क है देख लेते हैं। कहता है स्टैटिक क्लॉट विच ग्रो बिगर एंड बिगर, ये होते हैं स्टैटिक क्लॉट, ultimately block the blood vessels. If this clot formed in the coronary vessels called as thrombosis cause the heart attack. तो जो थ्रोम्बस क्लॉट है ये कैसे होते हैं? स्टैटिक क्लॉट होते हैं, एकदम से तुरंत होने वाले, विच ग्रो बिगर एंड बिगर, मतलब एक बार ये क्लॉट बन जाए ना तो ये बढ़ते ही जाते हैं, मतलब ठीक। और अल्टीमेटली ब्लॉक द ब्लड वेसल्स, और उससे क्या होगा, जो आपकी ब्लड वेसल है वो ब्लॉक ही हो जाएगी परमानेंटली। इफ़ दिस क्लॉट फॉर्म इन द कोरोनरी वेसल, अगर आपकी ये जो क्लॉट है ये कहाँ बन जाए? कोरोनरी। कोरोनरी वेसल्स ये कौन सी आपकी नलिका है? कोरोनरी, जो आपके हार्ट को रुधिर लेके जा रही है। कॉल्ड हैज़ थ्रोम्बोसिस, क्या बोलते हैं हम? अगर ऐसे क्लॉट कहाँ बन जाए? कोरोनरी वेसल्स के अंदर बन जाए, तो ऐसे क्लॉट्स का वहाँ पर क्या नाम पड़ता है? थ्रोम्बोसिस। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसिस। और आपको क्या आ जाएगा? हार्ट अटैक। क्या आ जाएगा? हार्ट अटैक। इफ़ फाउंड इन द ब्रेन कॉल्ड द सिफेलिक थ्रोम्बोसिस, और तब उसे हम कहते हैं पैरालिसिस। अगर ऐसे क्लॉट आपके कहाँ, कौन से वाले क्लॉट, जो थ्रोम्बस क्लॉट है वो आपके ब्रेन में बन जाए तो उसे कहते हैं सिफेलिक, CEPHALIC, सिफेलिक थ्रोम्बोसिस। और उससे क्या होगा? आपको पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक। दूसरा आ गया इम्बोलस क्लॉट। ये कौन सा है? मूविंग क्लॉट विच फ्लो विद द ब्लड एंड अल्टीमेटली डिजॉल्व इन द ब्लड। जो इम्बोलस क्लॉट होते हैं वो होते हैं मूविंग, ये तो होते हैं स्टैटिक, यानी एक जगह पर तुरंत और एक जगह पर। स्टैटिक मतलब एक जगह पर बनने वाले। ये मूविंग क्लॉट जो एक जगह से दूसरी जगह ब्लड के अंदर बह रहे हैं, फ्लो विद द ब्लड, ये ब्लड के साथ बहते रहते हैं और अल्टीमेटली डिजॉल्व इन द ब्लड, और कुछ समय के पश्चात ये ब्लड में घुल जाएंगे, ऐसे क्लॉट है। तो 2 टाइप के क्लॉट हो गए, 2 प्रकार के थक्के देख लिए हमने, थ्रोम्बस और इम्बोलस। थ्रोम्बस अगर आपका कोरोनरी वेसल्स के अंदर बन रहे हैं तो उसे हार्ट अटैक हो सकता है आपको, और अगर वो ब्रेन के अंदर बन रहे हैं यानी थ्रोम्बस क्लॉट तो आपको पैरालिसिस हो सकता है। और जो इम्बोलस है ये नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि ये अल्टीमेटली थोड़े टाइम के बाद डिजॉल्व हो जाते हैं ब्लड के अंदर। इतनी बात क्लियर आ गई। अब देखते हैं कि कैसे मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग, कि ब्लड क्लॉटिंग का क्या मैकेनिज्म है, ब्लड क्लॉट कैसे होता है। बात समझ आ गई? तो कहता है मैकेनिज्म, क्या क्रियाविधि है आपकी ब्लड क्लॉटिंग की, थक्के की। कहता है ये एक है एंजाइम कैस्केड थ्योरी। इसे कैसे समझाया जा सकता है? एंजाइम कैस्केड थ्योरी। ये क्या है? एंजाइम कैस्केड मतलब एक ये एंजाइम्स के थ्रू होने वाली एक मतलब इसमें सारी साइकिल चलती है, सारे एंजाइम एक साथ काम करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी। कहता है ये जो ब्लड क्लॉटिंग है या ये जो एंजाइम कैस्केड थ्योरी है, इसे प्रपोज्ड बाय, इसे दिया गया था मैकफ्लेन और को वर्कर्स ने मिलकर दिया था। किसने? मैकफ्लेन एंड को वर्कर्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 3 स्टेप इन द ब्लड क्लॉटिंग। वो कहता है कि अगर आप ये जो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग है, या क्रियाविधि है जो, और यह जो एंजाइम कैस्केड थ्योरी है, इनको आप 3 स्टेप में समझ सकते हो, और इसको मैकफ्लेन और को वर्कर्स ने दिया था। क्या है वो 3 स्टेप? पहला स्टेप आता है आपका रिलीजिंग ऑफ द थ्रोम्बोप्लास्टिन। पहला है थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज़ करना। दूसरा है कन्वर्शन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को बदलना, किसके अंदर बदलना? थ्रोम्बिन के अंदर। और तीसरा लास्ट स्टेप है फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना। ये 3 स्टेप होते हैं जब आपके अंदर ब्लड का क्लॉटिंग करवाना हो, या ब्लड की क्लॉट, जब आपको जख्म लग गया है तब ये 3 स्टेप होंगे, तभी आपके अंदर ब्लड का थक्का बनेगा। पहला स्टेप था रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करना। कैसे? कहता है इंजर्ड टिश्यू सिंथेसाइज एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंड प्लेटलेट्स। जो इंजर्ड टिश्यू है, जो ऐसा वो ऊतक जो इंजर हो गया, जिसके अंदर इंजरी हुई है, जो जिसके अंदर नुकसान हुआ है, टूट फूट हुई है, मतलब ऐसी वो टिश्यू, वो ऊतक जिसके अंदर नुकसान हुआ है, उस टिश्यू की सेल्स क्या करती हैं? सिंथेसाइज, बनाना शुरू कर देती हैं। किसको? एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन को। एक्सो मतलब बाह्य वाले, वो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन को और प्लेटलेट्स को सिंथेसाइज करती हैं। और ये क्या करने, क्या लग पड़ेंगे बनाने आगे?
एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बोल रहा हूँ, जो इंजर्ड टिश्यू है वो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट्स, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। वो था बाह्य और ये है अंतः। एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन को बनाना शुरू कर देते हैं। बोथ दीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक तो एक्सो और दूसरी एंडो, रिएक्ट विद प्लाज्मा प्रोटीन। वो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर रिएक्ट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। अब आपको पता है कैल्शियम आयन तो वहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे उसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो प्लाज्मा प्रोटीन वो कहता है कि ये जो दोनों ही के दोनों जो थर्मोप्लास्टिन है, वो कहता है कि जो हमारा इंजर्ड टिश्यू था उसने क्या किया, एक्सोथर्मोप्लास्टिन बनाया। एक्सोथर्मोप्लास्टिन और जो प्लेटलेट्स है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, एंडोथर्मोप्लास्टिन। इतनी बात समझ आ रही है। तो इंजर्ड टिश्यू ने एक्सोथर्मोप्लास्टिन बनाया और प्लेटलेट और एक्सोथर्मोप्लास्टिन मिला के किसको बना रहे हैं, एंडोथर्मोप्लास्टिन। ठीक, इंजर्ड टिश्यू है उसने क्या बनाया, एक्सोथर्मोप्लास्टिन, और प्लेटलेट्स ने क्या बनाया, एंडोथर्मोप्लास्टिन। ये दोनों टाइप के जो एक्सो और एंडोथर्मोप्लास्टिन है ये रिएक्ट करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, और क्या बना लेते हैं, टू फॉर्म दी प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। ये जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन था वो कैल्शियम एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, एक एंजाइम बना रहा है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। क्या नाम है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। इतनी बात क्लियर आ गई। क्या वो बना रहा है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, और इसका काम क्या है, फंक्शन टू इनएक्टिवेट हीपैरिन। क्या काम है, ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है जिसे आप थ्रोम्बोकाइनेज भी कह सकते हो, ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है जिसका दूसरा नाम थ्रोम्बोकाइनेज, THROMBOKINASE, थ्रोम्बोकाइनेज भी कह सकते हो, इसका काम है इनएक्टिवेट करना, निष्क्रिय करना, किसको, हिपैरिन को। तो ये एक्चुअल में ये क्या है, एक एंटी हिपैरिन है। कौन, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम या थ्रोम्बोकाइनेज क्या है, एक एंटी हिपैरिन। एंटी का मतलब जो हिपैरिन को दबा दे, रिप्रेस कर दे, उसको दबा दे, उसके काम को, फंक्शन को बंद कर दे। उससे क्या होगा, दूसरा पॉइंट आएगा कन्वर्शन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, PROTHROBIN इनटू थ्रोम्बिन, THROMBIN, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम यानी कि ये जो आपका थ्रोम्बोकाइनेज है, यानी कि प्रोथ्रोम्बिनेज काइनेज क्या करता है, कन्वर्ट इनएक्टिव, ये जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन था इनएक्टिव यानी निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव यानी सक्रिय थ्रोम्बिन के अंदर, इन दी प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। देखो ये पूरी साइकिल चेन बन रही है। क्या हुआ, सबसे पहले जैसे टिश्यू इंजर्ड हुआ उसने किसको बनाया, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन को। एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट के साथ क्या बनाने लग पड़ता है, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर ये जो दोनों प्रकार के जो एक्सो और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन थे ये कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, और इसको हम एंटी हिपैरिन भी कहते हैं। इसका काम क्या है, इस प्रोथ्रोम्बो का एंजाइम का, ये इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट कर देती है, ये निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देती है, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। आगे क्या होगा, कन्वर्शन ऑफ द फाइब्रोजन इनटू फाइब्रिन। आगे क्या होगा, फाइब्रिनोजन इज सॉल्युबल प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर एक सॉल्युबल प्रोटीन होती है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। ये एक प्रोटीन है, कैसी है, सॉल्युबल, घुली हुई प्रोटीन है, किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। थ्रोम्बिन प्रोटीन, अब आपको पता है ये जो थ्रोम्बिन बनी थी किससे बनी थी, प्रोथ्रोम्बिन से। ये इनएक्टिव थी, अब ये एक्टिव हो गई। क्यों बदली, क्योंकि इसको एक एंजाइम ने बदल दिया प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, जिसका नाम था प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम या एंटी हिपैरिन एंजाइम। ठीक, तो ये क्या हुआ, इसने क्या किया, इस थ्रोम्बिन प्रोटीन को पॉलीमराइज किया, पॉलीमराइज मतलब जोड़ दिया, मोनोमर ऑफ द फाइब्रिनोजन टू फॉर्म इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन फाइब्रिन। वो कहता है ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन थी जो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट थी, घुली हुई थी, उस प्रोटीन को इस थ्रोम्बिन ने क्या किया, पॉलीमराइज कर दिया। थ्रोम्बिन प्रोटीन, ये जो थ्रोम्बिन है उसने क्या किया, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन चला दी। पॉलीमराइजेशन मतलब जोड़ना शुरू कर दिया फाइब्रिनोजन के मोनोमर्स को, जो फाइब्रिनोजन के बहुत सारे फाइब्रिनोजन के जो मोनोमर्स थे उनको जोड़ जोड़ के एक लंबी चेन बना दी, और वो अब कैसे होगी, इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन। क्या बन गई वो, इनसॉल्युबल, अब वो अघुलनशील बन गई, प्लाज्मा के अंदर वो घुल नहीं पा रही है, वो घुल नहीं सकती, इनसॉल्युबल है, वो अघुलनशील वाली एक फाइब्रस प्रोटीन बना दी जिसका नाम क्या है, फाइब्रिन। क्या नाम है, फाइब्रिन। मतलब अब
फाइब्रिनोजन को, जो फाइब्रिनोजन के मोनोमर्स थे उन्हें कन्वर्ट कर दिया फाइब्रिन के अंदर। ये जो फाइब्रिन के फाइबर्स थे फॉर्म नेटवर्क ऑन द कट और बाउंड। ये जो फाइब्रिन के फाइबर्स थे वो चोट या जो भी आपको चोट लगी है या जो आपको कट लगा है आपकी त्वचा के ऊपर, आपकी शरीर के ऊपर, वहाँ पर एक नेटवर्क, एक जाल बना लेंगे। इन विच ब्लड कॉर्पसेस गॉट ट्रैप्ड, ट्रैप TRAPPED, ट्रैप मतलब कैद हो जाना। मतलब वो कहता है कि वहाँ पर वो एक जाल सा बना लेंगे आपके जख्म के ऊपर, जहाँ पर सारी की सारी जो ब्लड कॉप्सल्स हैं, RBC WBC, वो सब की सब क्या हो जाएंगी, ट्रैप हो जाएंगी, फंस जाएंगी। दिस फॉर्म द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इस तरीके से क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, आपके अंदर रुधिर का थक्का बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रुधिर का थक्का बन जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। आफ्टर द क्लॉटिंग अ पेल येलो लिक्विड ऊज फ्रॉम द क्लॉट। जैसे ही क्लॉटिंग हो गई, जैसे ही रुधिर का थक्का बन गया, वहाँ से एक पीले रंग का द्रव्य, आपने देखा होगा जहाँ पर आपको चोट लगी होती है, जब खून रुक जाता है तो पीला पीला एक जो एक लिक्विड है वो वहाँ से धीरे धीरे ऊज आउट, बाहर आना शुरू हो जाता है, और उसे हम कहते हैं सीरम। उसका नाम क्या होता है? सीरम। इन विच द एंटीबॉडी आर फॉर्म। उस सीरम के अंदर ही एंटीबॉडी बनी हुई होती है। इतनी बात क्लियर होगी। तो कहता है अगर आप ब्लड में से कॉप्सल को माइनस कर दोगे, ब्लड में से कणिकाओं को अगर आप माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ हिस्सा है उसे कहते हैं प्लाज्मा, जो लिक्विड फॉर्म है। अगर आप ब्लड में से कॉप्सल कणिकाओं को माइनस कर दो तो प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा में से अगर आप फाइब्रिनोजन और लार्ज प्रोटीन को माइनस कर दो तो जो अब जो बचा उसको से बोलोगे सीरम। क्या बोलोगे? सीरम। इस चीज़ को याद रखना, कभी कई बार आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। क्या बोल रहा है एग्जामिनर? क्या एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है कि इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है कि जो ब्लड है, अगर ब्लड में से आप कॉप्सल्स को माइनस कर दो तो क्या बचेगा? प्लाज्मा। और प्लाज्मा से अगर मैं से आप फाइब्रिनोजन और लार्ज प्रोटीन, फाइब्रिनोजन से आपको पता बड़ी प्रोटीन बन गई थी ना यहाँ पे, इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन, जिसे आप फाइब्रिन बोल रहे थे, बड़ी प्रोटीन, उनको अगर आप माइनस कर दो, प्रोटीन्स को निकाल दो, तो बाकी जो बचा हिस्सा उसे क्या बोलोगे? सीरम। कि ब्लड में से अगर आपने कणिका यानी कॉप्सल्स को माइनस कर दिया तो प्लाज्मा, और प्लाज्मा में से अगर आपने फाइब्रिनोजन या लार्ज प्रोटीन को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा? सीरम। इतनी सी बात क्लियर होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स को। क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से वो कारक हैं जो क्लॉटिंग के दौरान हेल्प करते हैं? कहता 13 फैक्टर हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। 13 हमारे पास फैक्टर्स, लक्षण हैं, जो कारक हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हमारे को हेल्प करते हैं। 13 फैक्टर्स आर मेनली प्रोड्यूस इन द लिवर। और ये कहाँ बनते हैं? लिवर, यकृत के अंदर इनकी फॉर्मेशन होती है, इनका निर्माण होता है। विटामिन के इज रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज ऑफ दीज क्लॉटिंग फैक्टर। सबसे बड़ी बात इस चीज़ को याद रखना कि हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हमें 13 कारक हमारे सहायता करते हैं, और ये 13 के 13 जो कारक है उनका जो निर्माण है, उनके जो प्रोडक्शन है, उनकी जो फॉर्मेशन है वो कहाँ हो रही है? लिवर के अंदर, यकृत के अंदर। जिसमें से विटामिन जो के है हमारा, वो बहुत ज़रूरी है इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाने के लिए। और दूसरा, रिप्रेजेंट इन दी रोमन नंबर। और ये जो क्लॉटिंग फैक्टर उनको हम हमेशा रोमन नंबर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात याद रखना। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये रोमन नंबर्स में लिखे गए हैं। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है उनको हम हमेशा किस में रिप्रेजेंट करते हैं, किस में प्रदर्शित करते हैं? रोमन नंबर्स के अंदर। तो पहला जो हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर उसका नाम है फाइब्रिनोजन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर कैल्शियमाइन जो को फैक्टर इन ईच स्टेप ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग। ये स्टॉप नहीं है, स्टेप, STEP। तो कैल्शियम जो आइंस होते हैं वो को फैक्टर की तरह काम करते हैं प्रत्येक ब्लड क्लॉटिंग स्टेप के अंदर। मतलब इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टेप चेंज होगा, मतलब जैसे आप बात कर रहे थे ऊपर की, जो हमारी थ्रोम्बोप्लास्टिन थी वो कन्वर्ट कर रही थी प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर, है ना, रिएक्ट कर रही थी प्लाज्मा प्रोटीन में, और वो क्या कर रही थी, क्या बना रही थी? प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। तो वो किसकी एंजाइम में बना रही थी? कैल्शियम के एंजाइम। उसके बाद हमने फिर आगे पढ़ा कि जैसे जो हमारा प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम था वो कन्वर्ट करा था प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन के, तब भी कैल्शियम। तो कैल्शियम एक कोफैक्टर की तरह काम करता है। दूसरा, पांचवा फैक्टर हमारे पास प्रोएसिलिन। प्रोएसिलिन PROACCELERIN, प्रोएसिलिन। अगला है छठा एसिलरिन। अब उसे रिजेक्टेड कर दिया गया है, लेकिन मानते हैं पहले। उसका आठवां हमारे पास प्रो कन्वर्टीन, ये फैक्टर हमारा प्रो कन्वर्टीन। उसके बाद है AHG, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन। क्या है ये? जो हमारे पास ये हो गया हमारे पास 5 6 7 8वां। क्या हमारे पास? AHG, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन, एब्सेंट इन द हीमोफिलिन A में, वहाँ ये अनुपस्थित होता है। उसके बाद 9वां है
क्रिसमस फैक्टर। 10वां है स्टॉट फैक्टर, टॉट फैक्टर, एस साइलेंट होता है, टॉट फैक्टर। अगला है पीटीए, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीकोगुलेंट। अगला है 12वां हैगमैन फैक्टर, बिकम एक्टिव बाय फ्रिक्शन। और अगला है एफ फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए, इतना कोई इनका इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके सिलेबस में कुछ ना खास इनके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है। बस आपको ये फैक्टर्स पता होने चाहिए कि 13 फैक्टर होते हैं और उनके पर्टिकुलर नाम क्या है, राइट। तो थैंक यू सो मच, आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।